नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है विजय यादव और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और एक बार फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का एक और न्यू टॉपिक लेकर। हमने पिछली कक्षा में क्रिया एवं उसके भेदों को पढ़ा और समझा, तो आइए आज की हिंदी व्याकरण कक्षा में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण और निपात, और ये भी देखेंगे कि निपात का बार से वाक्यों में होता है क्या चमत्कार। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण और निपात। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण की चर्चा करेंगे और उसके बाद निपात के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि क्रिया विशेषण का क्या अर्थ है, क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है। तो क्रिया, अब आप या तो अपने हाथ में पेन और कॉपी लेके इन क्वेश्चनों को लिख लें, क्योंकि हम आंसर भी बोलेंगे। तो क्रिया विशेषण क्या है या इसका क्या अर्थ होता है, पहले उसका उत्तर लिखें। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण एक अभिकारी या अव्यय शब्द है। जी हाँ, पिछली वीडियोज में जो हमने शब्दों को पढ़ा यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं विकारी शब्दों के। और आज से हम पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द। तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। अब आप क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं ये तो आप समझ गए होंगे। तो कुछ उदाहरणों को हम यहाँ लेते हैं और समझते हैं किस प्रकार के क्रिया की विशेषता को दर्शाते हैं। तो आपको बोर्ड पर 4 वाक्य लिखे दिख रहे होंगे। पहला वाक्य है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो व्यायाम करता है, ये तो हो गई क्रिया। तो कब करता है, जिसका उत्तर मिला प्रतिदिन, यानी कि हर दिन वो व्यायाम वह करता है। अब चूंकि ये प्रतिदिन या हर रोज कौन सा शब्द है, ये है समय या काल का सूचक। तो ये कौन सी क्रिया हुई, ये बताइए किसको दर्शा रहा है, ये वाक्य समय यानी काल। अब आप दूसरे वाक्य को देखें, नमन बहुत पढ़ता है। तो नमन कितना पढ़ता है, बहुत। तो इसमें क्या बताएगा, पढ़ता तो है लेकिन बहुत पढ़ता है। तो पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन बहुत जो लगाया गया वो किसको दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है आपके मात्रा, जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं परिमाण। जी हाँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। वो एक परिणाम होता है जिसे बोलते हैं फल, एक परिमाण होता है जिसे बोलते हैं मात्रा। तो ये मात्रा को दर्शा रहा है। तीसरा वाक्य देखा, वह धीरे बोलता है। तो बोलना एक क्रिया है, कैसे बोल रहा है, धीरे। तो ये कैसे दर्शा रहा है, तरीका को, बोलने का तरीका कैसा है, यानी कि रीति। तरीका को यदि हम हिंदी व्याकरण में बात करें तो रीति। और चौथा वाला वाक्य है, बच्चे अंदर चले गए। तो चले गए एक क्रिया है, और कहाँ चलेगा, जिसका उत्तर मिलता है अंदर। तो ये अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं स्थान को दर्शा रहा है। तो ये तो हो गया स्थान का सूचक। यानी कि हम 4 वाक्यों में 4 प्रकार के वाक्यों को 4 सूचक शब्दों में समझे। जैसे कि पहला है समय, तो यानी ये क्रिया हुई कालवाचक क्रिया। दूसरे में बता मात्रा परिणाम, तो ये कौन सी क्रिया विशेषण हुई, परिमाण। और अगला है रीतिवाचक, और उसके बाद बताएं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो अभी आपने बोर्ड पर 4 प्रकार के वाक्य देखे, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। जी हाँ, तो पहला है भेद, वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अभी हमने चारों के एक ही उदाहरण देखे। अब हम इनकी परिभाषा और कुछ उदाहरण शब्द लिखेंगे।
तो प्रश्न देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और उदाहरण लिखिए। अब उत्तर लिखें। जिस क्रिया से समय या अवधि का बोध हो उसे हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत हर रोज, प्रतिदिन, हर दिन, नित्य, बार बार, हर बार आदि शब्द आते हैं और एक वाक्य से हम स्पष्ट हो जाएंगे। एक वाक्य लेते हैं कि वह परसों जाएगा। इसमें कल, परसों, प्रतिदिन ये शब्द भी समय के सूचक हैं। तो आप देखें परसों जाएगा यानी इसमें समय बताया गया है वो कब जाएगा, तो ये हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। अब दूसरा प्रश्न है वो आप लिखें कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। अब उत्तर लिखें। जिन शब्दों से क्रिया के मात्रा या परिमाण का बोध होता हो उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कितना, कम, ज्यादा, अधिक आदि शब्द आते हैं। तो अब हम एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है प्रबल थोड़ा खाता है। इस वाक्य में आप देख रहे होंगे खाने की मात्रा बताई गई है। खाना एक क्रिया है और थोड़ा जो कि क्रिया की मात्रा का बोध करा रहा है कि कितनी मात्रा में वो क्रिया संपन्न हुई है, इसलिए इसे बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया। अब हम अगला भेद पढ़ेंगे वो है स्थानवाचक क्रिया। तो प्रश्न लिखें, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। उत्तर लिखें। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान की स्थिति या दिशा की स्थिति का बोध होता है उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, अंदर बाहर, इधर उधर आदि शब्द आते हैं। एक उदाहरण लेते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। वो ये है कि वह ऊपर बैठा है। तो इसमें बताया गया, स्थान का बोध कराया गया है कि वह कहाँ बैठा है, तो वह ऊपर बैठा है। ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरे उदाहरण की बात, सड़क के बाईं ओर चलो या सड़क के दाईं ओर चलो, इस तरह के उदाहरण से भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अब अगला क्रिया विशेषण है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हम क्रिया विशेषण का चौथा प्रकार पढ़ेंगे। तो प्रश्न लिखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और उदाहरण सहित लिखिए। अब उत्तर लिखें। वे शब्द जो क्रिया के रीति या उसके ढंग या तरीके का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति का अर्थ होता है तरीका, किस तरीके से वो क्रिया हो रही है उसे बोलते हैं हम रीतिवाचक क्रिया। इसके अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं, इस तेज, धीरे धीरे आदि शब्दों का हम प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण को। जैसे उदाहरण है घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इसमें दौड़ने के जो तरीका है, जो ढंग है, उसे बताया गया कि घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, तेज। तो इस शब्द में कौन सी क्रिया विशेषण है, वो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए अब हम पढ़ेंगे निपात। जी हाँ, आपने सही सुना, निपात। निपात को यदि हम इंग्लिश में कहें तो बोलेंगे पार्टिकल्स। अब आप ये भी ध्यान दें कि निपात भी एक अविकारी शब्द है और निपात का प्रयोग कैसे होता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हम ये भी जानेंगे इधर
कि निपात के प्रयोग से वाक्यों में किस प्रकार का चमत्कार होता है, ये देखने को आपको मिलेगा। तो आप पहले प्रश्न लिखिए, निपात किसे कहते हैं। तो हम निपात की परिभाषा लिखते हैं। तो आप उत्तर लिखें, वे शब्द जो किसी वाक्य में बलाघात के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। यहाँ एक नया शब्द देखने को मिला है, बलाघात। पहले उसका अर्थ समझते हैं। देखिए शब्द है बलाघात। यदि हम इसे तोड़ दें, वैसे तो ये संधि है, तो क्या बनेगा, बल प्लस आघात, यानी बल पर आघात यानी चोट पहुंचाई जाती है। यहाँ किसी हथौड़े से, हथियार से चोट नहीं पहुंचाना है। मतलब वाक्य बोलते समय उस वाक्य में जो निपात शब्द रहेगा उस पर बल दिया जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं निपात शब्द। तो आपको पहली परिभाषा समझ में आ गई होगी निपात के। हम दूसरी परिभाषा को लिखेंगे। तो लिखिए, वे सहायक शब्द जो किसी वाक्य में नवीन अर्थ ला दें उन्हें हम निपात कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ एक वाक्य देखते हैं, उससे आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे एक साधारण वाक्य लिखा है, मैं यह है काम कर सकता हूँ। ये एक साधारण वाक्य है। अब देखिए आप चमत्कार निपात का। अब इसी वाक्य में यदि हम दूसरा इसी को लिखें, मैं भी यह है काम कर सकता हूँ। अब आपको बोलने में थोड़ा बल दिया जा रहा होगा, मैं भी यह काम कर सकता हूँ। बिल्कुल ये कहा गया है, मैं भी यह काम कर सकता हूँ। अब देखिए तीसरा वाक्य देखें, मैं ही यह काम कर सकता हूँ। अब एक और वाक्य देखें, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। आपको यहाँ चार वाक्य दिख रहे होंगे। पहला तो एक साधारण वाक्य है। अगले में देखें, यहाँ किस पर, भी पर बल दिया गया है। वो कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं ही, उसका इधर कहने वाला है मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ उस काम को। तो यहाँ ही पर बल दिया गया है। और इधर एक निषेध कहा गया है, मैं नहीं कर सकता, मना कर दिया गया है, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो आप शब्द देख रहे होंगे, भी, ही, नहीं, ये क्या है, निपात है। इन्हीं शब्दों को बोलते हैं निपात शब्द। अब निपात शब्द हिंदी व्याकरण में 9 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, अब आप उन वाक्यों को लिखें। तो आइए जानते हैं वे 9 प्रकार के निपात कौन से हैं, आप उन्हें नोट करें। नंबर 1, स्वीकार्थक, जी, हाँ या हाँ जी। नंबर 2, नकारात्मक, नहीं, ना। नंबर 3, निषेधार्थक, मत। नंबर 4, प्रश्नबोधक, क्या। नंबर अगला है विस्मयार्थक, काश, क्या। इसमें इसलिए 2 बार क्या, वहां एक प्रश्न करना है, तुम्हारा क्या नाम है। और यहाँ जब हम विस्मय बोधक में क्या बोलेंगे, क्या। जैसे कुछ किसी ने कहा ऐसी दुर्घटना हो गई तो अपन मुंह से निकालते हैं क्या, तो वो विस्मय बोधक या आश्चर्य भरा शब्द है क्या। अगला जो है वो है बलदायक। बलदायक के अंतर्गत आती है तो, भी, ही, तक आदि। और अगला है तुलनार्थक, सा। और अगला है अवधारणात्मक, लगभग, करीब, ठीक। और अगला है आदर सूचक यानी कि जी। तो अब आपको ये 9 प्रकार के निपात समझ में आ गए होंगे। अब हम बताते हैं कि क्या पूछा जाएगा इसमें। जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट वो जो है कि आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उस वाक्य में यदि लिख दिया जा रहा है इसमें कौन सा निपात है, और 9 प्रकारों में से आपको विकल्प मिलेंगे। निषेधार्थक है, आदर सूचक है, बलदायक है,
कोई नहीं इस तरह से विकल्प होंगे। तो आपको ये सारे 9 के 9 याद करना है, उनके शब्द याद करना है ताकि आप भूलें ना और परीक्षा अच्छे से दें। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा अपना YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।